बाडडा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज ਆਪਾਂ विश्लेषण करांगे सोनीपत लोकसभा सीट का, जो कि एक इम्पोर्टेंट लोकसभा सीट है जिसमें पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़े थे और उत्ते आ रहे थे लगभग 1,64,000 वोट आती। तो उस सीट का आज विश्लेषण करांगे। अभी 2019 में के रुझान था, 2014 में के था और 2009 में के स्थिति थी। वैसे सोनीपत सीट पर हमेशा से बीजेपी की थोड़ी बढ़त रही है, जो कि किशन सिंह सांगवान थे, उनका थोड़ा दबदबा था उस सीट पर। वो मतलब एक आध बार एमएलए भी जीते हैं और विधायक रहे थे। 2009 में कोशिश करी थी पर वो मर नहीं पाए थे। तो इस सीट का पूरा विश्लेषण करांगे। 2024 में इस लोकसभा सीट थी, जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो है मोहनलाल बड़ोली, जो फिलहाल राई जो विधानसभा सीट है उड़ती एमएलए है बीजेपी का। तो इस बार रमेश कौशिक की टिकट काट के मोहनलाल बड़ोली को टिकट दी गई है। ठीक है। और रमेश चंद्र कौशिक लगातार 2 बार से सांसद है इस सीट से, 2014 से और 2019 से। 2014 में जीता था 77,114 वोट से और इस बार जीता था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ 1,64,000। फिर भी इसको कैंडिडेट नहीं बनाया गया। इसकी जगह जो एमएलए हैं राई क्षेत्र से, उनको मोहनलाल बड़ोली को टिकट दी गई है। चलो एक बार इसका देखते हैं कि क्या था। जो बीजेपी के कैंडिडेट थे रमेश चंद्र कौशिक बीजेपी के, उनको मिले थे 5,87,000 वोट। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे, उनको मिले थे 4,22,000 वोट। और तीसरे नंबर पे दिग्विजय सिंह थे, जो कि जेजेपी से थे। वो भी एक अच्छे नेता थे, मतलब उन्होंने अपना डेब्यू किया था, मान सकते हैं कि उतरने की कोशिश की थी राजनीति में। तो उनको मिले थे मात्र 51,000 वोट। अगर हम परसेंटेज देखें तो बीजेपी को मिला था 52%, कांग्रेस को मिला था 37% और जेजेपी को मिला था 4%। इन्हीं तीन पार्टी में फाइट थी 2019 में। और 2024 में अब लग नहीं रहा कि जेजेपी या आईएनएलडी का कोई अस्तित्व है, मतलब फाइट में भी है कि नहीं लोकसभा में। विधानसभा में अलग बात है। तो 2024 का इलेक्शन प्रॉपर होगा, वो होगा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और अभी तक कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट यहाँ पे उतारा नहीं है, किसी का नाम फाइनल नहीं किया है यहाँ से सोनीपत लोकसभा सीट से। अगर 2014 का देखें हम डाटा, तो उसमें बीजेपी के कैंडिडेट थे यही रमेश चंद्र कौशिक। इनको मिले थे 3,47,000 वोट। ठीक है, 3,47,000 वोट मिले थे। लोग लगभग 35% वोट इन्होंने लिए थे। अगर आईएनसी कांग्रेस से बात करें तो जगबीर सिंह मलिक ये थे और इनको 2,69,000 वोट मिले थे। ठीक है, लगभग 27%। और तीसरे नंबर पे थे पदम सिंह दैया, ये थे आईएनएलडी की तरफ से। इनको भी मिले थे 2,64,000 वोट। लगभग 5,000 वोट ही कम थे, इनको 26% वोट मिले थे। और यहाँ पे जो रमेश चंद्र कौशिक वो जीते थे 77,000 वोट से। तो यहाँ पे देखो वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, 35 से 52 हुआ है, पर इनका 27 से 37 हुआ, दोनों का बढ़ा है। पर कौन सा वोट शिफ्ट हुआ है? वोट शिफ्ट हुआ आईएनएलडी का। आईएनएलडी का वोट करके सिर्फ 4% ही गया है जेजेपी को, उसके अलावा दोनों में शिफ्ट हो गया, इसलिए दोनों का बढ़ा है। अगर 2009 की बात करें तो 2009 में ये कांग्रेस जीती थी यहाँ से, और कांग्रेस के थे जितेंद्र सिंह मलिक, जिनको 3,38,000 वोट मिले थे। ठीक है, बीजेपी के किशन सिंह सांगवान एक अच्छे नेता थे। अब क्या स्थिति है इनकी सोनीपत में नहीं पता। इनको मिले थे 1,77,000 वोट। और जो बीएसपी से थे देवराज दीवान, इनको मिले थे 1,17,000, सॉरी 1,12,000 वोट, 15%। मतलब कांग्रेस का शेयर घटा है, 47 से हुआ 35, 35 से 37 हुआ, पर 10% घट के 2% बढ़ा है। पर जो वोट आईएनएलडी से शिफ्ट होने थे आईएनसी की तरफ, वो नहीं हुए, वो चले गए बीजेपी में। तो इस बार अगर देखें तो यहाँ पे बीजेपी कितना था, 24% से बीजेपी के हुए 35%, और 35% से 52%। तो अगर डाटा के हिसाब से हम चले तो ये सीट डेफिनेटली जाएगी बीजेपी के खाते में। ठीक है, इसको हम मना नहीं कर सकते अगर डाटा के देखें। और रुझान अभी ज्यादा मैंने इस पे वीडियो नहीं देखी थी, इसकी क्या रुझान है वो अभी देखेंगे हम। और ग्राउंड रिपोर्ट होती है तो हम करेंगे। अगर इसमें देखें तो हमारे 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 9 हल्के आते हैं। अगर उनको हम देखें तो ये 9 सोनीपत में 9 विधानसभा क्षेत्र है, जिनसे
एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, पांच एमएलए हैं कांग्रेस से, ठीक है। एक, दो, तीन, तीन एमएलए हैं बीजेपी से, ठीक है। एक, दो, तीन, और एक है जेजेपी से, ठीक है। तो यहां से अगर हम विधानसभा की बात करें, विधानसभा में मुद्दे अलग होते हैं और उनकी लोगों की सोच अलग होती है, इसलिए आईएनसी को यहां से जीता है, कांग्रेस को यहां से जिताया गया है। सिर्फ दो ही, गन्नौर और राई यहां से, और जींद प्रॉपर से, ये तीन सीट बीजेपी की हैं। और यहां से अगर हम डिफरेंस देखें लोकसभा में, तो 1,64,000 का बड़ा डिफरेंस हो जाता है। ये इस बार इनकी छवि भी अच्छी है मोहनलाल बड़ोली की, और ये फिलहाल राय सोनीपत से एमएलए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इस सीट पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है भी नहीं, क्योंकि वोट शेयर बढ़ा है। और अब की बार ये भी नहीं पता कि किसको कैंडिडेट उतारेंगे यहाँ से, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि अगर कोई अच्छा कैंडिडेट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा डेफिनेटली यहाँ से नहीं लड़ेंगे, ठीक है। दीपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे तो वो रोहतक की सीट से लड़ेंगे, ठीक है। और कौन रहेगा इनके पास अच्छा नेता? मेरे को नहीं लगता कि वहां से कोई बढ़िया नेता निकलेगा, या किसी को अच्छे बंदे को टिकट देंगे। तो ये डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ये सीट जाएगी बीजेपी के खाते में। जैसे रोहतक की सीट पे डेफिनेटली फाइट बनती है अगर कोसली विधानसभा क्षेत्र को वो टारगेट कर ले, क्योंकि जो सबसे बड़ा डिफरेंस था उनका कोसली विधानसभा क्षेत्र में था, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो वहां से वो डेफिनेटली जीतेंगे। और यहाँ से जो वोट परसेंट बढ़ रहा है, वोटों का शेयर बढ़ रहा है, वो डेफिनेटली बढ़ रहा है। 24 से हुए हैं 35, और 35 से 52, और 52 से अगर 52 भी रहते हैं तो 52 बहुत ज्यादा परसेंट होता है कि हाफ से ज्यादा है, तो डेफिनेटली जीत गए। तो अगर कल हम इसके करेंगे कि जो अपनी 9 विधानसभा सीट है उनमें किस सीट पे रमेश कौशिक आगे थे और किस सीट पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे थे, या कौन सी, जैसे रोहतक विधानसभा में थी, सॉरी, रोहतक लोकसभा सीट में कोसली विधानसभा क्षेत्र था जहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे थे। ऐसे ही इसमें कोई ना कोई सीट होगी जहां से रमेश कौशिक ने लीड ली है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सी सीट है। कल की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे, वो देखेंगे। और अगर आपका कोई सुझाव है तो कृपया हमें बताएं, हम अमल करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कोई नेक्स्ट किस लोकसभा सीट का विश्लेषण चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।